Hello, everybody. Welcome to the next class of for the pathology technicians by a pathologist. Who और कौन ऐसा हो सकता है जो एक टेक्नीशियन को अच्छे से ट्रेन कर सकता है। तो आप लोग के लिए ये नेक्स्ट क्लास है। एंड आज का क्लास जो है वो है ब्लड कलेक्शंस या कलेक्शन टेक्निक्स को लेके। तो एज अ टेक्नीशियन पहला जो काम है आप लोगों का वो है भाई सैंपल कलेक्शन, है ना। तो जब हम सैंपल ये बात कहते हैं तो उसमें कई प्रकार के सैंपल हैं। ऑफ कोर्स आपको पता ही है ब्लड तो है ही, बट दूसरे जो सैंपल्स हैं उसमें है स्टूल, यूरिन, स्पूटम, फ्लूइड्स एंड आज की डेट में जो सबसे फेमस हो गया है दैट इज़ नेज़ल स्वैब्स, है ना। इसके अलावा भी कुछ सैंपल्स होते हैं स्वैब्स ही जिसको कोई बोला जाता है, जिसमें थ्रोट स्वैब, पस स्वैब, मतलब आखिर टेक्निक वही है, इट्स कॉल्ड एज स्वैब्स। एंड लास्ट इज़ अबाउट कल्चर्स, कल्चर्स लेना है। तो ये सब प्रकार के स्वैब है या सैंपल्स है। अब हम इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे कि ये जब हम कहते हैं ब्लड कलेक्शन, इसकी जानकारी अच्छे से होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जो नंबर ऑफ टेस्ट किसी भी रूटीन क्लिनिकल पैथोलॉजी लेबोरेटरी में होती है, एटलीस्ट 20 से 25 प्रकार की वैरायटी तो कम से कम है। और थोड़ी सी बेटर और बड़ी लैब है, बेटर से मैं कहना है कि ज़्यादा सैम्पल्स की वैरायटी और नंबर है। तो करीब करीब 50 से 100 टेस्ट आपको रखनी पड़ती है या करनी पड़ती है, करते हैं आप। उससे भी बेटर है, उससे भी ज़्यादा काम है तो 200 टेस्ट आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। और फिर जो प्रकार के पेशेंट आते हैं, कभी कभी हफ्ते में एक बार आने वाले कुछ टेस्ट है, कभी महीने में एक बार, कभी साल में एक बार। अगर ये सभी टेस्ट को अगर हम देखा जाए तो 2 से 3 हज़ार तो कम से कम प्रकार वैरायटी ऑफ टेस्ट है। तो इतना ये वास्ट और कॉम्प्लिकेटेड फील्ड है। तो इसके पहले कि हम जाए, आई वुड रियली लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल कि आप लोगों ने ये ऐसी फील्ड चुनी है जिसको अगर आप सीख लो तो आप बहुत प्राउड महसूस करोगे कि कोई भाई छोटे मोटे इंसान का ये काम नहीं है टू बिकम अ टेक्नीशियन, है ना। हर सैंपल को किस प्रकार से लेना है, कितनी क्वांटिटी मात्रा में लेना है, कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, उसकी टेस्ट कैसी करनी है। हर मशीन अलग है तो टेस्ट अलग है, कंपनी अलग हो गई किट की तो टेस्ट अलग है। इतना सारा ये अलग अलग वैरायटी ऑफ नॉलेज अगर आप सीख जाते हो और कहीं कभी आगे चल के जब आप टेक्नीशियन बन रहे हो तो यू आर मच बेटर देन अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जिनको इतनी जानकारी रखने की, दिमाग में रखने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो ये सब है। अभी हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे हमारे ब्लड कलेक्शंस को लेके। हमने देखा है ज़्यादा से ज़्यादा जो है किसी भी लैब में सैंपल्स होते हैं वो ब्लड कलेक्शंस होते हैं। अब ब्लड कलेक्शन में क्या है, ब्लड कलेक्शन में सबसे कॉमन जो टेस्ट है वो है सीबीसी। सीबीसी तो सीबीसी का फुल फॉर्म आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा टेक्नीशियन बनने की आप राह पे हो, बिकॉज आप ये वीडियो देख रहे हो तो ऑफ कोर्स आपको अच्छा टेक्नीशियन बनना है। तो सीबीसी मतलब क्या, अगर कोई पेशेंट पूछता है तो आपको इतनी तो बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए कि इट इज़ कॉल्ड एज कंप्लीट ब्लड सेल काउंट या कंप्लीट ब्लड काउंट भी आप कह सकते हैं। अब कंप्लीट ब्लड काउंट का क्या मतलब है कि इसमें अलग अलग कंपनी के सेल काउंटर्स के हिसाब से ये वाला जो ब्लड है ये सेल काउंटर के अंदर जाता है और वहाँ से लगभग 50 से 60 सेकेंड्स के अंदर, सेकेंड्स में आपको एक पूरा रिपोर्ट मिलता है। और ये रिपोर्ट जो है वो है अबाउट एक 16 से 18 पैरामीटर्स की उसमें जानकारी होती है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो पैरामीटर्स है जो कोई भी डॉक्टर इतना तो देखेगा ही वो है हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसीज में भी दो प्रकार, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट।
कम से कम इतनी 4 चीज़ों पे तो ध्यान जाता ही है किसी क्लिनिशियन का, किसी डॉक्टर का। अब सीबीसी जो है वो कौन सी बल्ब में लिया जाता है? अब सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम इसे ट्यूब नहीं बोलेंगे, बॉटल नहीं बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे बल्ब। हाँ, और जो सीबीसी के लिए यूज़ होता है उसे कहा जाता है ईडीटीए बल्ब या विंट्रोब बल्ब। अब इस विंट्रोब बल्ब में जो है आपको ज़्यादा कुछ करने की, ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं। थोड़ी सी आंखें खुली रख के आप अगर देखोगे तो इसमें लिखा हुआ होता है मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ का 2 ml, जिसका मतलब है आपको तो 2 ml लेना ही चाहिए। इसमें जो ईडीटीए पाउडर है, हाँ, ईडीटीए नाम की जो पाउडर है वो एक एंटीकोएगुलेंट होती है। वो एक एंटीकोएगुलेंट है, मतलब कि जो आपके खून को उसमें जमा नहीं होने देगी, उसको लिक्विड बना के रखेगी। वो पाउडर इसमें डाली हुई रहती है। पहले कुछ सालों पहले ऐसा रहता था कि जो दवाइयों की बॉटल्स होती थी प्लास्टिक की, वो बॉटल्स जब खाली होती थी तो उसको हम लोग की लैब में, मतलब सारे लैब्स में ऐसा था कि उसको निकाल के उसको वॉश करके उसमें ईडीटीए का सॉल्यूशन डाल के उसको ड्राई करके बल्ब्स तैयार किए जाते थे। बट अब ज़माना ऐसा आ गया है कि यूज़ एंड थ्रो वाला ज़माना है, वो इसमें भी आ गया है। तो हम लोग एक बार यूज़ करके इसको फेंक दिया जाता है। दीज आर डिस्पोजेबल वंस। इसमें 2 ml आपको ब्लड तो लेना ही है। हाँ, इसको आपको 2 ml ब्लड लेना है। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो है आपको इसको शेक करना है। अब शेक भी करने का तरीका होता है। आप बहुत विगरस से शेकिंग करोगे तो हीमोलिसिस हो जाएगा, है ना। अब हीमोलिसिस क्या होता है कि आरबीसीज जो है, रेड ब्लड सेल्स जो है, वो रप्चर हो जाती हैं। तो ब्लड में 2 कंपोनेंट्स होते हैं। हम इसके बारे में अगले लेक्चर्स में तो डिटेल लेंगे ही, पर आज जितना रेलेवेंट है उतना मैं बता ही रही हूँ। ब्लड के 2 कंपोनेंट्स हैं, उसमें कुछ सेल्स हैं और प्लाज्मा है। तो जो सेल्स हैं वो रप्चर्ड नहीं है, इसलिए आप अगर प्लाज्मा देखोगे तो वाइटिश येलोइश इतना ही दिखेगा, रेड नहीं दिखेगा। अगर रेड प्लाज्मा आपको दिख रहा है इसका मतलब है कि आपके ब्लड में आरबीसी जो है वो रप्चर हो गए हैं। तो अगर आप इसको विगरस शेकिंग करोगे तो आरबीसीज जो नाजुक नाजुक उसके अंदर है रेड ब्लड सेल्स, वो रप्चर हो जाएगी और फिर आपको प्रॉपर जो रिज़ल्ट मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए शेकिंग को आप प्रॉपर शेकिंग करो, इसको इस प्रकार से ऊपर नीचे करो पूरा प्रॉपरली, बिकॉज ईडीटीए पूरी बल्ब में लगा हुआ है। ऑफकोर्स आपका जो कैप है ये प्रॉपरली टाइट होना चाहिए। ऐसी कंपनी की आप बल्ब लोगे, इसको शेक करोगे और योर बल्ब इज़ रेडी विद द ब्लड। हाँ, 2 ml ब्लड आप इसमें लेंगे। अब ईडीटीए बल्ब में से काम कौन से होते हैं? एक तो मैंने आपको बता दिया है, दैट इज सीबीसी। बट इसके अलावा और क्या क्या होता है? ब्लड ग्रुप, पेरिफेरल स्मीयर फॉर मलेरियल पैरासाइट, जिसको कहते हैं पीएस फॉर एमपी शॉर्ट फॉर्म, पीएस फॉर ओपिनियन या एक और टाइपिंग ऑफ अनीमिया। पीएस मतलब पेरिफेरल स्मीयर फॉर टाइपिंग ऑफ अनीमिया। उसके बाद इसमें से सिकलिंग टेस्ट हो जाएगी, इसमें से आपकी कूम्स टेस्ट के लिए भी ब्लड लिया जाता है ना। उसके बाद इसमें से HbA1c, ये भी एक टेस्ट बहुत आजकल सुनी जाती है डायबिटिक पेशेंट्स में। HbA1c भी होता है ईडीटीए में से, इतनी कॉमन है। और बहुत सारे इसके यूजेस हैं, बट आपको एक बेसिक कोर्स जो है ये, इसमें इतनी जानकारी भी रख ली तो इनफ है, सफिशेंट है ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ईडीटीए और विंट्रोब बल्ब। कमिंग टू द नेक्स्ट बल्ब, हम लोग आते हैं नेक्स्ट बल्ब है विच इज़ द फ्लोराइड बल्ब। ओके, ये है आपका फ्लोराइड बल्ब। अगर आप प्रॉपरली देखोगे लिखा हुआ होता है ना। तो 2 ml ब्लड है ये, इसमें भी 2 ml लगता है। जब फ्लोराइड लिखा है इसका मतलब इसके अंदर एंटीकोएगुलेंट इसके अंदर भी है। तो फ्लोराइड किस चीज़ के लिए लगता है? एंटीकोएगुलेंट, ये जो एंटीकोएगुलेंट है किस चीज़ के लिए? दिस बल्ब
ये जो बल्ब है ये यूज़ होता है स्पेशली ब्लड ग्लूकोज कलेक्शंस के लिए। ब्लड ग्लूकोज कलेक्शंस के लिए आपके पास जो आए दिन लैब में डायबिटिक्स आते हैं, फास्टिंग, पोस्ट मील, रैंडम ब्लड शुगर, उसको आपने फ्लोराइड में लेना है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका सैंपल आप दूसरी चीज़ में नहीं ले सकते, आप उसको प्लेन बल्ब में भी ले सकते हो। बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि आप अगर फ्लोराइड में लेते हो तो सुबह भी लिया हुआ सैंपल आपको, अगर बाय चांस भीड़ है या आपको सुबह लिया हुआ है और रात शाम को पता चल रहा है कि इसको यार क्रॉस चेक करना चाहिए, रीचेक करना चाहिए, तो फ्लोराइड में जो सुबह रीडिंग थी वही शाम को बरकरार रहती है। बट अगर वही चीज़ आपने प्लेन बल्ब में ली तो सुबह जो रीडिंग होगी और बाद में शाम को होगी उसमें आपको डिफरेंस दिखेगा, शाम की रीडिंग कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि अंदर जो ब्लड में रेड ब्लड सेल्स है उनको, वो उनके अंदर कंटिन्यूस ग्लाइकोलिसिस होते रहता है, उनको ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो जब आप प्लेन बल्ब में लेते हो तो RBCs की रेड ब्लड सेल्स जो है ग्लूकोज उस प्लाज्मा में से लेते रहेगा। बट जब आप फ्लोराइड यूज़ करते हो तो ग्लूकोज लिया नहीं जाता है और वो जो मेटाबॉलिज्म है, मतलब वो जो पूरा एक प्रोसेस हो रहा है कि RBCs ने ग्लूकोज लेना और वो प्लाज्मा में से ही लेना और उसको यूज़ करना, वो प्रोसेस हॉल्ट कर देता है फ्लोराइड। और इसी वजह से, और ऑफ कोर्स सेकेंड इसकी इससे एंटीकोएगुलेशन होता है, ये ब्लड रह जाता है लिक्विड, है ना। अब लिक्विड फॉर्म में जब रहता है, एंटीकोएगुलेटेड फॉर्म में जब ब्लड रहता है, तो उसमें आप जब सेंट्रीफ्यूज करते हो इस बल्ब को, इस ब्लड को, तो नीचे जो रहेगा वो रहेगा RBCs, ऊपर जो रहेगा वो रहेगा प्लाज्मा। जब आप प्लेन में रहते हो तो ब्लड हो जाता है क्लॉट। तो नीचे जो है तो ब्लड क्लॉट है, बट ऊपर जो रहा उसको प्लाज्मा नहीं कहते, उसको कहते हैं सीरम। तो आपको सीरम और प्लाज्मा में बिल्कुल डिफरेंस मालूम होना चाहिए। एज अ टेक्नीशियन आपको सही टाइम पे सही वर्ड यूज़ करना चाहिए। अगर आपको किसी को बोलना है प्लाज्मा आज ब्लड रेड क्यों दिख रहा है या ये सीरम रेड क्यों दिख रहा है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्लेन बल्ब वाले को आपने सीरम बोला है, और जो चाहे वो EDTA बल्ब हो या फ्लोराइड बल्ब हो, जब उसमें से आप बोलते हो जो ऊपर उसमें से जो लिक्विड रह गया है उसको आप प्लाज्मा बोलते हो। तो दीज आर द यूजेस, है ना। अब इसके अलावा और एक प्रकार का बल्ब है एंड दैट इज़ द सोडियम साइट्रेट बल्ब, है ना। ये है सोडियम साइट्रेट बल्ब। सोडियम साइट्रेट बल्ब उस हिसाब से थोड़ा कम ही मात्रा में लगता है डे टू डे में, जितना ये 3 बल्ब लगेंगे उतना ये नहीं लगेगा। बट इसके जो यूजेस है, इसमें भी अभी सोडियम साइट्रेट नाम का एंटीकोएगुलेंट है ना। और इसको जो है सोडियम साइट्रेट, इसका जो यूज़ है प्रोथ्रोम्बिटाइन, टेस्ट के जो नाम है प्रोथ्रोम्बिटाइन, दूसरा है APTT मतलब एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, इसको PTTK भी बोलते हैं, PTTK भी बोलते हैं। उसके बाद साइटेड बल्ब का और एक यूज़ है हिपैरिन एस्टिमेशन, किसी पेशेंट का हिपैरिन देखना है। तो ये 3 टेस्ट मेनली, मैं आपको आज बेसिक कोर्सेज में मेन टेस्ट बता रही हूँ, तो ये 3 टेस्ट इसके मेन इसके यूजेस है ना। अब उसके बाद इसमें भी लिखा हुआ है 2 ml, और 2 ml की मार्क भी इसमें करके रखी है। 2 ml की मार्किंग आपको, आप अगर ठीक से देखें तो ब्लैक आपको डॉट दिख रहा है इसमें। ये बहुत ही क्रिटिकल है कि आप इसको एक्चुअली 2 ml लो। EDTA में, फ्लोराइड में थोड़ा कम ज़्यादा हो गया तो इतना डिफरेंस नहीं आता रीडिंग्स में, लिटरली इट्स निग्लिजिबल कुछ रीडिंग, बट इसमें बहुत डिफरेंस आता है। तो एज टेक्नीशियन आपको ये बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए। व्हेन इट इज़ साइटेड बल्ब बिल्कुल कम ज़्यादा नहीं चलेगा, यहाँ डायरेक्ट रीडिंग कम या ज़्यादा आ जाएगी और आपका रिज़ल्ट चेंज हो जाएगा। और प्रोथ्रोम्बिन टाइम ये ऐसा एक पैरामीटर है, उससे जो पेशेंट को दवाइयाँ दी जाती है, जिस प्रकार की बीमारी उसको है और जिस प्रकार की दवाइयाँ उसको दी जाती है, आपकी रीडिंग के ऊपर बहुत निर्भर करता है। दवाई का डोज कम ज़्यादा तुरंत कर देंगे डॉक्टर,
तो आपको इसको बहुत एक्यूरेटली करना ज़रूरी है। और एक्यूरेसी का मतलब ये नहीं कि हम जब टेस्ट करते तभी, एक्यूरेसी स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप एंड दैट इज़ ब्लड कलेक्शन। तो आपको इसमें बहुत ध्यान में रखना है कि इस मार्क तक तो आपका ब्लड आना ही चाहिए। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द साइड ट्रीटमेंट। अब ये हो गया भाई, आप ब्लड कहाँ कहाँ लेते हो, कौन से प्रकार के बल्ब है, और ये आपके कलेक्शन बैग में या कलेक्शन वाले किट में होने चाहिए। अब बल्ब ब्लड के बाद आता है अगला बल्ब एंड दैट इज यूरिन कंटेनर, है ना। यूरिन कंटेनर, तब ये यूरिन कंटेनर कहाँ है? अब ये जो यूरिन कंटेनर में आपको दिखा रहे थे, है ना, कितना पैक्ड अगर ये है तो इसका मतलब है कि इसका फर्स्ट यूज़ तो हमेशा ही ये स्टेराइल है। इसका मतलब है ये स्टेराइल है, मतलब इसके अंदर कोई भी जंतु, कीटाणु, बैक्टीरिया नहीं है। तो ये इसका जो यूज़ है, दिस इज़ फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी, यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी। यूरिन में अगर आपको कुछ माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट करनी है, यूरिन का ग्राम स्टेनिंग या ऐसे कोई और माइक्रोबायोलॉजी की टेस्ट है जिसमें आपको पहले वाले उसके अंदर बैक्टीरिया नहीं चाहिए, बट आपको एक्चुअली यूरिन में कौन से बैक्टीरिया है वो देखने हैं, तो इतना पैक्ट आपको बल्ब लगेगा, स्टेराइल कंटेनर बोलते हैं ये लगेगा, है ना। तो क्योंकि कैसा है कि ये जो बल्ब है फॉर एग्जांपल, ये मैंने खोल दिया, अब यहाँ पे मेरे अगल बगल में, सभी लोगों के अगल बगल में बहुत सारे बैक्टीरिया घूम रहे हैं। मैंने खोला, वो अंदर चले गए, है ना, वो अंदर चले गए। अब इसमें बैक्टीरिया पर मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है? मैं बैक्टीरिया थोड़ी मुझे कोई डिफरेंस कर रहा है, तो मुझे फ्लोराइड बल्ब में बैक्टीरिया जाओ ना जाओ मुझे कोई मतलब नहीं बनता। तो इसीलिए इसको जब आता है कंपनी से तो ऐसे कोई पैकिंग में नहीं आ रहा है ना, और ये ओपन भी हो जाता है। बट यहाँ पे अगर मैं इसको आज फोड़ूँ और खोलूँ, जैसे ही खोलूँगी, इस पर्यावरण में जो है, मेरे वातावरण में जो बैक्टीरिया है वो इसके अंदर चले जाएंगे। और अगर हम पेशेंट को ऐसे फोड़ के दे दें, इसमें आप यूरिन कल लेके आओ, तो वो पेशेंट का वो बैक्टीरिया आपके पर्यावरण वाले हैं या पेशेंट की किडनीज और यूरिनरी ब्लैडर के, वो नहीं समझेंगे। इसलिए पेशेंट को भी ये बोलना है, इसको फोड़ के नहीं रखना। जिस वक्त यूरिन कलेक्ट कर रहे हो उसी वक्त इसको फोड़ोगे, इसमें यूरिन कलेक्ट करोगे, तुरंत भरना बंद करोगे और लैब में लेके आओगे। ये इंस्ट्रक्शन आपको देना ज़रूरी है। अब जो यूरिन कल्चर की ये बात है, यूरिन का और सैंपल कहाँ कहाँ लिए जाते हैं? इन अ रूटीन लेबोरेटरी, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी बोल के एक टेस्ट होती है ये, और एक जितनी CBC कॉमन टेस्ट है उतनी ही यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी कॉमन टेस्ट है। यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी की टेस्ट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल खुला हुआ बल्ब भी दे दो। कई बार यूरिन के जो बल्ब होते हैं उसको दे आर वॉशेबल, वंस ट्वाइस, 2 या 3 बार ज़्यादा से ज़्यादा। आप अपनी मतलब कंडीशन देख के, उसमें अगर स्क्रैचेस नहीं है, ये नहीं है, तो 2 से 3 बार तक आप उसको रीयूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास कोई प्रॉपर हाउसकीपिंग स्टाफ है जो प्रॉपर ब्रश डाल के प्रॉपर क्लीनिंग कर रहे हैं, तो यू कैन रीयूज़ द बल्ब्स। ओके, तो अभी आज के डेट में भी रीयूजिंग इज़ डन। जो छोटी लैब्स है उसके लिए काम में आने वाला टिप है ना। तो यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी की बल्ब के लिए स्टेराइल कंटेनर की ज़रूरत नहीं है, रीयूज्ड बल्ब भी चलेगा। रीयूज़ भी एक पर्टिकुलर लिमिट तक, 2 से 3 बार, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यूरिन के सैंपल कलेक्शन के वक्त आप लोगों को पता होनी चाहिए, जब आपके पास कोई लैब में पेशेंट आता है, कहता है मुझे यूरिन कल्चर करना है, तो आप बोलोगे ठीक है ना, आप ये बल्ब लीजिए, इसमें यूरिन लेके आइए, है ना। आप उसमें एक बहुत स्पेशल इंस्ट्रक्शन दोगे, चाहे यूरिन रूटीन भी हो तो भी ये इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी है कि हो सके तो आप मॉर्निंग की पहली यूरिन सैंपल कलेक्ट करो, पहली यूरिन सैंपल, है ना। क्योंकि इसके पीछे जो साइंस है ये है कि रात भर 7-8 घंटे जो यूरिन अपने उस पेशेंट के यूरिनरी ब्लैडर में जमा हुई है, वो अगर आप इसमें लेते हो और उसके बाद उसकी जांच होती है, चाहे यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी हो या कल्चर सेंसिटिविटी हो, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, आप उसे राइट डायग्नोसिस बताओगे। इसलिए फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन सैंपल कलेक्शन ये बहुत इम्पॉर्टेंट
एज अ टेक्नीशियन आपको मालूम होना चाहिए जब आप बल्ब पेशेंट को दे रहे हो तब। दूसरा इंस्ट्रक्शन जो एज अ टेक्नीशियन आपको देना है, ऑफकोर्स पहला तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि इस बल्ब को आप तभी खोलोगे जब आप यूरिन कलेक्ट कर रहे हो, है ना। ऐसा नहीं है रात को खोल के रख लिया, सुबह रख दिया वॉशरूम में, नहीं, जब आप ले रहे हो उस वक्त खोलो और लो। दूसरा है भाई फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल होना चाहिए। तीसरा है आप जब यूरिन कलेक्ट कर रहे हो, टेल द पेशेंट, आप पेशेंट को ये बता रहे हो आप जब यूरिन कलेक्ट कर रहे हो पहले कुछ ड्रॉप्स जो है उसे वेस्ट होने दीजिए, फिर जो है यूरिन इसमें लीजिए। उसको कहा जाता है, उसको जो साइंटिफिक टर्म है उसको कहा जाता है मिड स्ट्रीम यूरिन। मिड स्ट्रीम यूरिन, मिड स्ट्रीम यूरिन आप इसमें लोगे, है ना, पहले कुछ ड्रॉप जाने दोगे। इसके पीछे जो लॉजिक है आपको बताऊंगी, तुरंत आप समझ जाओगे दैट यूरिन चाहे वो फीमेल यूरिन हो या मेल यूरिन हो, है ना, उसमें उस यूरेथ्रा में जहाँ से यूरिन खा रही है उस यूरिन की नली में पहले से भी कुछ बैक्टीरिया जाके बैठे हैं, कुछ और डेब्रिस जो कुछ कचरा बोलेंगे हम वो जाके बैठा है। अगर वो पेशेंट, और हमें जांच यूरेथ्रा की नहीं करनी है, हम यूरिन रूटीन की टेस्ट क्यों कर रहे हैं, इसकी किडनीज में या इसके यूरेटर्स में या यूरिनरी ब्लैडर, ये तीन चीज़ में कहीं तो भी कुछ तो भी इन्फेक्शन है जो हमें जांच करनी है, या इसके और कुछ है जैसे स्टोन्स है तो क्रिस्टल्स मिलेंगे, और कुछ है जो मुझे जांच करनी है, तो मुझे यूरिनरी ब्लैडर तक का इन्फॉर्मेशन चाहिए, ना कि यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का भी रहता है बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ अबाउट दिस पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। फिर तो आपको ये देखना ही है ना कि आपके यूरिन का कुछ ड्रॉप्स वेस्ट हो जाए ताकि वो वॉश आउट हो जाए यूरेथ्रा, और बाद में जो यूरिनरी ब्लैडर की जो रियल यूरिन है वो आप उसमें कैप्चर करें। इसलिए ये देना इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। और एक इंस्ट्रक्शन जो ख़ास तौर पे फीमेल्स को आपको देनी चाहिए इज़ दैट अगर वो अपने मेंस्ट्रुएशन में है, जिसको कहते हैं पीरियड्स में है, तो आपको पूछना पड़ेगा, चाहे आप एक मेल टेक्नीशियन हो या फीमेल हो। तो वो पेशेंट तो शर्माते हैं, आप मेल टेक्नीशियन देखे पेशेंट खुद से नहीं बोलेगी यार मेरे पीरियड चल रहे क्या करूँ, लूँ ना लूँ, है ना। तो आपको तो शर्माने का काम ही नहीं, आप तो एक टेक्नीशियन हो, आपका काम है, आप उस सेवा में से बात कर रहे हो, तो आपको बिल्कुल बेझिझक होकर पूछना पड़ेगा कि अगर आपके पीरियड्स हैं, या बताना पड़ेगा अगर आपके पीरियड्स चल रहे हैं तो आप अगर उसको पोस्टपोन कर सकते हो आपके यूरिन सैंपल को तो कीजिए। अदरवाइज़ एक चीज़ ध्यान में रखिए, उस पार्ट को अच्छे से क्लीन करके पानी से आपके कुछ यूरिन के ड्रॉप्स वेस्ट हो जाने दीजिए, फिर इसमें कैप्चर कीजिए। अगर आपको जांच करना बहुत ही अर्जेंट है तो आपको ये ध्यान रखना है। अदरवाइज़ क्या होगा, अदरवाइज़ ये होगा, अगर आपने इंस्ट्रक्शन दी नहीं, पेशेंट ने पता नहीं, पेशेंट ने इसमें ले लिया, आपको दिखेगा यार रेड यूरिन है, आपको लगेगा किडनी से आरबीसीज आ रहे हैं, और पूरा डायग्नोसिस गलत हो जाएगा। आपकी एक 50 से 100 रुपए की टेस्ट पेशेंट का पूरा डायग्नोसिस चेंज कर देगी, क्योंकि आपने वो इंस्ट्रक्शन दी नहीं और ना तो पेशेंट ने आपको बताई है, और वो इन्फॉर्मेशन ना तो वो क्लिनिशियन तक गई है। तो आपको लगेगा किडनीज में से आरबीसीज आ रहे हैं, बिकॉज आरबीसीज तो दिखेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे। इसलिए इस चीज़ को इस चीज़ को बिल्कुल साइड में रख के आपको ये बात पूछनी पड़ेगी, तो बतानी पड़ेगी। अगर मेंसेस में है, पीरियड्स में है, तो पार्ट को साफ करके यूरिन के ड्रॉप जाके फिर उसमें कलेक्शन आप करेंगे। तो दीज आर द 2 मेन टेस्ट विच आर डन फ्रॉम अ यूरिन वन। ये 2 मेन टेस्ट इसमें से होती है। इसके अलावा भी कुछ टेस्ट है मैंने आपको बताई है। तो प्लेन यूरिन जैसे जो कंटेनर्स है इसमें और कौन से सैंपल्स लिए जाते हैं, तो अपार्ट फ्रॉम यूरिन दूसरा है स्टूल सैंपल। स्टूल के लिए भी कई बार पेशेंट को पहले ही आप बर्फ दे दोगे, वो अपना स्टूल इसमें ले लेगा। आप देखिए स्टूल या यूरिन के सैंपल्स आप अगर प्लेन बल्ब दे दो, मैंने देखा है कई सारी लैबों में ऐसी प्रैक्टिस है, टेक्नीशियंस क्या करते हैं ये वाला बल्ब दे देते हैं, इसमें यूरिन लो बोलते हैं। आप सोचिए पेशेंट के हिसाब से इसमें यूरिन लेंगे, क्या उनके हाथ नहीं गंदे होंगे, चाहे खुद का ही यूरिन का क्यों ना हो, कितना शैबी काम है वो। और टेक्नीशियन ऐसा क्यों कहते हैं, बिकॉज उनके लिए बहुत आसान हो गया, तो इसमें आपने ले लिया सेंट्रीफ्यूज में डाल दो, सेंट्रीफ्यूज कर लो, टेक्नीशियन का काम आसान हो गया। इसमें जब होता है तो टेक्नीशियन के हाथ ख़राब होते हैं, इसमें डालने में टेक्नीशियन के हाथ ख़राब होते हैं अगर उन्होंने ग्लव्स नहीं पहने, तो
उनका उनके हाथ खराब ना हो, उनको वो गंदा ना हो करके पेशेंट को ये दे दिया। बट दिस इज़ नॉट राइट सर्विस, ये गलत सर्विस है। इसलिए ऐसा काम आप ना करें। और चाहे ये भी एक प्लेन बल्ब है, ये भी प्लेन बल्ब है, बट आप कंटेनर का आप देखो ये क्यों वाइड माउथ दिया हुआ है, उसका आप पेशेंट के हिसाब से सोचिए। अगर आपका, मैंने जैसे पहली मेरी टॉक लेक्चर में बताया था कि एज अ टेक्नीशियन आपको हर पेशेंट को इस एंगल से देखना चाहिए कि ये मेरे पिताजी हैं, मेरी माताजी हैं, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है। अगर ये सामने मेरे पेशेंट चेयर में बैठे हैं तो मैं इनको कैसी ट्रीटमेंट दूंगा, मैं इनका कलेक्शन कैसे करूँगा, मैं इनको इंस्ट्रक्शंस क्या दूंगा, उस एंगल से आप देखोगे। तो क्या आपके पिताजी आपके घर से आपके जो जो रिलेटिव्स आए तो आप क्या यूरिन के लिए ये सैंपल ये बल्ब दोगे? नहीं, आप ये दोगे, है ना। तो उसी प्रकार से आप बाकी पेशेंट को भी दोगे। स्टूल के लिए तो सवाल ही नहीं, यही देना चाहिए। स्टूल इसमें आप पेशेंट कलेक्ट करता है, आपके पास लेके आ जाता है। ओके, अब नंबर 3 sample that is taken in this is the fluids. फ्लूइड्स, इसमें में और एक फ्लूइड जो है दैट इज सीमेन एनालिसिस। हाँ, सीमेन जिसको कहते हैं मेल धातु, उसको भी इसमें लिया जाता है। उसको भी आप अगर आप ये दो तो बहुत मुश्किल है कलेक्शन इसमें, और बहुत शैबी काम हो जाएगा। बहुत सारा सीमेंट तो इसमें कलेक्ट ही नहीं होगा, इधर उधर गिर जाएगा। तो सीमेंट के लिए भी वाइड माउथ बल्ब देना बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज़ द थर्ड यूज ऑफ दिस। उसके बाद कुछ फ्लूइड्स जो हम बोल रहे थे, असाइटिक फ्लूइड है। फ्लूइड के कितने प्रकार हैं? पेट में से आने वाला असाइटिक फ्लूइड, एब्डोमिनल फ्लूइड कह सकते हैं, प्लूरल फ्लूइड, है ना। और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड मतलब CSF, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अगल बगल में जो फ्लूइड है उसको कहते हैं CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। वो जो है उसमें भी जो प्लेन बल्ब की रिक्वायरमेंट होती है तो आप एक स्टेराइल प्लेन बल्ब भी दीजिए उस क्लिनिशियन को या टेक्नीशियन। तो ये मेन जो चीज़ें हैं ब्लड कलेक्शन की और बल्ब की, इसकी जानकारी आज मैंने दी है आपको। इसका नॉलेज होगा तभी तो आप पेशेंट के पास जाओगे और राइट बल्ब लेके जाओगे, बिकॉज पेशेंट आपके पास पर्ची लेके आता है कि देखो CBC, ESR, ये सब इसमें लिखा है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि CBC किस बल्ब में किया जाता है, ब्लड ग्लूकोज कौन से बल्ब में किया जाता है, यूरिन है, स्टूल है, यूरिन भी है, स्टूल भी है, 2 प्लेन बल्ब लेके चले जाओगे। हाँ, PDTA लिखा है, आप ये ले लोगे। ब्लड शुगर लिखा है, ये ले लोगे। LFT लिखा है, लीवर फंक्शन टेस्ट, आप प्लेन बल्ब ले लोगे। आप इतनी पूरी तैयारी लेके जाओगे ना, तो पहला तो आपको ये मालूम होना चाहिए, फिर ब्लड कलेक्शन आप करोगे। नहीं तो क्या पेशेंट के सामने सीनियर से पूछोगे कौन से बल्ब लूँ? तो ये जानकारी होना पहले ज़रूरी है ना। प्लेन बल्ब के बारे में एक और बात मुझे आपको बतानी थी कि प्लेन बल्ब का फिर यूज़ क्या है। हम कहते हैं इसको यूरिन के लिए यूज़ मत करो, बाकी चीज़ों के लिए यूज़ मत करो, इसको यूज़ कहाँ करते हैं? अरे बहुत काम की चीज़ है, ये भी इतनी ज़्यादा काम की चीज़ है। इसमें तो इतनी सारी टेस्ट होती है, पूरा बायोकेमिस्ट्री और पूरा सीरोलॉजी इसी के ऊपर आधारित है ना। तो सीरोलॉजी मतलब सीरम, तो मैंने आपको बताया जो प्लेन बल्ब में आप जब ब्लड लेते हो क्लॉट हो जाता है, ऊपर बचता है, उसको सीरम कहा जाता है ना। तो सीरोलॉजी बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट मतलब कौन से कि ब्लड ग्लूकोज भी इसमें से होता है, बट प्रोवाइडेड आप उसको अर्जेंट में करो तो ही, नहीं तो थोड़ी देर के बाद इसमें से ब्लड शुगर लेवल कम होती है। तो बायोकेमिस्ट्री की दूसरी टेस्ट है लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें बिलीरुबिन आ गया, मतलब सब जो पीलिया वाली टेस्ट जो होती है जॉन्डिस की, तो बिलीरुबिन, SGPT, SGOT, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, है ना। उसके बाद आपके बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट में KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट, है ना, तो जिसमें क्रियाटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, इलेक्ट्रोलाइट्स, उसके बाद में LDH, उसके बाद अमाइलेज, इतनी सारी टेस्ट होती है, मतलब और भी बहुत सारी है, बट समझ लीजिए कि बायोकेमिस्ट्री की ज़्यादातर टेस्ट तो इसी में होती है प्लेन बल्ब में। ओके, अब दूसरा मैंने कहा था सीरोलॉजी। सीरोलॉजी मतलब कौन सी टेस्ट? सीरोलॉजी में जो टेस्ट आती है वो है हेपेटाइटिस B सरफेस एंटीजन मतलब HBsAg, HIV, है ना। HIV की टेस्ट मतलब ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस का जो टेस्ट है, मतलब एड्स के लिए जो टेस्ट है
उसके लिए भी प्लेन बल्ब लगता है। VDRL बोल के जो टेस्ट है सिफिलिस के लिए की जाती है उसके लिए, ASO, CRP, हाँ, उसके बाद में RA फैक्टर, ये सारी सीरोलॉजी की मेन टेस्ट है। विडाल मतलब टाइफॉइड के लिए जो है, RA जो है वो रोमेटॉइड अर्थराइटिस मतलब संधिवात आपने सुना उसके लिए जो टेस्ट की जाती है वो है। विडाल इज़ फॉर टाइफॉइड, VDRL इज़ फॉर सिफिलिस। उसके बाद में HIV HBsAg मैंने बता दिया, HBsAg इज़ फॉर हेपेटाइटिस B, HIV इज़ फॉर एड्स। तो ये सारे टेस्ट है। CRP रिएक्टिव प्रोटीन, कोरोना के दिनों में बहुत CRP चला, तो वो है कि इन्फेक्शन कितना है उस पेशेंट के अंदर, उसकी कहीं मात्रा का समझता है, उसकी कुछ आइडिया आती है उसमें से, उसको कहते हैं CRP। वो भी एक सीरोलॉजी की टेस्ट है, वो भी इसी बल्ब में से की जाती है। तो प्लेन बल्ब बहुत काम की चीज़ है। ओके, प्लेन इसी का मतलब इसमें कुछ नहीं है, नो एंटीकोएगुलेंट कुछ भी नहीं है, प्लेन है ना। आप डालो ब्लड इसमें, थोड़ी देर से आपको ब्लड क्लॉट दिखेगा, फिर सेंट्रीफ्यूज करो, ऊपर सीरम हो जाएगा। तो ये सारी मेन बल्ब्स है जिसकी जानकारी आपको बिल्कुल होना चाहिए एज अ टेक्नीशियन। तो आज की क्लास में इतना ही। कल हम इसके आगे वाली क्लास में हम ये देखेंगे कि ब्लड कलेक्शन कैसे किया जाता है ना, और उसके क्या डूज एंड डोंट्स है, ये आपको हम बताएंगे। आज के लिए एक होमवर्क आपको है, आज के लिए एक होमवर्क आपको है, जिस किसी लैब में आप काम करते हो उधर एक रेट लिस्ट तो डेफिनेटली लगी होगी। ओके, अब ये रेट लिस्ट एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें सारी टेस्ट होती है, जितनी आप करते हो उस वो तो है ही, और कुछ एक्स्ट्रा भी टेस्ट होती है। आप सिर्फ उस रेट लिस्ट के पास देखोगे और पूछोगे, तो आपके सीनियर्स के पूछोगे, सीनियर्स को, या अपने आप के लिए देखोगे कि ये जो रेट लिस्ट में ये टेस्ट दिख रही है ये किस में ली जाती है, कितनी ली जाती है, किस में ली जाती है, कितनी ली जाती है, इतना आप देखोगे। और बस अपने आप के लिए उतना एक चीज़ आप रट लोगे आज के डेट में कि अगर इतना अच्छे से उसको समझ लोगे कि कल चल के अगर आपको खड़ा कर दिया कि चलो जहाँ ब्लड कलेक्शन हो रहा है वहाँ आप जाओ और करो, जो पेशेंट है उसको अटेंड करो या आप हेल्प करो आपके सीनियर्स को, तो टेस्ट देख के आपको पता होना चाहिए कि कौन से बल्ब में अपने सीनियर के पास लेके जाओ। ओके, इतना आपको आज अच्छे से इसको पढ़ना है। तो 2 होमवर्क है, पहले तो रेट लिस्ट को देख के अपने आप को पूछो कि ये बल्ब, ये इसके लिए सैंपल कलेक्शन कितना कौन से बल्ब में है और कितनी प्रमाण में किया जाता है। दूसरा होमवर्क है, इस चीज़ को लेके आपको थोड़ा सा जिस भी रिसोर्स से पढ़ना है, चाहे आप ऑनलाइन गूगल से पढ़ लो या किसी किताब से पढ़ लो, पर आप ब्लड कलेक्शन के बारे में, बल्ब्स के बारे में आप थियरी भी पढ़ लीजिए थोड़ा सा, जिससे कि है ना, जिससे कि आपको जो अभी मैंने सिखाया है, जो रेट लिस्ट में कुछ चीज़ें आई है ना, तो वो सब आपको उस चैप्टर में दी हुई चीज़ से कनेक्ट होगा, है ना, कि और आपको ये चीज़ 100% फिर क्लियर हो जाएगी एज अ टेक्नीशियन। अगले 50-60 साल आप जिस चीज़ में रहने वाले हो उसकी प्रॉपर जानकारी, डिटेल में जानकारी की होनी ही चाहिए आपको। तो ये अगर आप होमवर्क करोगे तो 100% लेवल तक नॉलेज आपको आ जाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।